हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आइए करंट अफेयर्स का अगला भाग हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को रिवीजन के भी पार्ट्स मिलेंगे और आगे जो करंट में हमारे हुए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2025 में विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये विश्लेषण किया गया है, ये विश्लेषण में बताया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है इसके कारण ये याला ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिसमें मतलब जिस ग्लेशियर के लुप्त होने की बात की गई है उसका नाम क्या है, याला ग्लेशियर। या फिर पूछा जा सकता है कि याला ग्लेशियर जो है वो किस देश में स्थित है। ठीक है, तो इस ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा, याला ग्लेशियर। और इसका अगर हम बात करते हैं तो ये किस देश में है, ये है आपका नेपाल में। ठीक है, नेपाल में ये याला ग्लेशियर, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें बोला गया है कि 2040 तक इस ग्लेशियर के लुप्त होने की खबर आ रही है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के जो ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, जो पर्यावरण परिवर्तन होता जा रहा है, उसमें क्या है, उसका ये रिजल्ट बताया जा रहा है कि याला ग्लेशियर जो है नेपाल का वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में इसके 47वें राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लिए थे। उसके बाद WHO से बाहर होने वाला ये देश बन चुका है। इसके साथ साथ ये पेरिस जो जलवायु समझौता था, पेरिस जलवायु समझौता, उससे भी बाहर होने वाला ये देश है। बात समझ में आया? जैसा कि बताया जा रहा है कि नेपाल में जो है, जो याला ग्लेशियर है, ये 2040 तक ख़त्म हो जाएगा, यानी इसके ख़त्म होने की संभावना ये ग्लेशियर का। बात समझ में आया? अगर देखा जाए अभी तक की तो लगभग 36% जो है ये सिकुड़ चुका है। हालांकि ये सब प्रश्न आपको शायद ही पूछे, लेकिन याला ग्लेशियर को ध्यान रखिएगा कि ये नेपाल में है, जिसको 2040 तक ख़त्म होने की बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है उसके प्रधानमंत्री कौन है, KP शर्मा ओली। और राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल। राजधानी सबको पता होगी, काठमांडू। ठीक है, अब नेपाल से हाल ही में बने कुछ करेंट्स के पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल जो है इसने क्या किया है, हमारे यहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, इनको अपने सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान किया। ठीक है, तो उपेंद्र द्विवेदी जो है हमारे आर्मी चीफ, इनको नेपाल ने क्या किया है, अपनी सेना का के जनरल पद का मानद उपाधि प्रदान किया है। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद चीन का आप लोगों को पता होगा, जो BRI चलता है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव करके। ठीक है, इसको जो है इस पे भी समझौता इसने किया है। तो नेपाल चीन के जाल में एक तरीके से फंसने वाला अगला देश बन गया है। अगला बात करते हैं, पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन जो है, पर्यटन सम्मेलन ध्यान रखिएगा ये पहला हुआ है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ है, काठमांडू में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लोसार पर्व की बात करिए तो ये भी कहाँ मनाया जाता है, तमु लोसार पर्व, ये भी कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करिए तो जो 18वां क्या मनाया गया है, हाथी, क्या मनाया गया है, हाथी और पर्यटन महोत्सव। ठीक है, ये भी नेपाल में मनाया गया है। 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है, ये भी आपका नेपाल में है। इसके अलावा इसने बाल विवाह को समाप्त करने का यहाँ पे भी अभियान छिड़ चुका है। अच्छा, बाल विवाह से आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो हाल ही में ईरान है, ठीक है, इसने क्या किया है, अपने यहाँ 9 वर्ष जो है आयु का न्यूनतम आयु कर दिया गया है कि 9 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो सकती है। बस में हमारे यहाँ जो है
लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष की उम्र है। लेकिन ईरान ने क्या किया है, अपने यहाँ लड़कियों की उम्र जो है 9 वर्ष कर दिया है शादी की। अगला प्रश्न देखिए, सागर माथा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सागर माथा ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भी आपका कहाँ पे है? काठमांडू में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? काठमांडू में। बात समझ में आए? अगर हम लोग आगे बात करते हैं, एक मिनट और थोड़ा सा ये इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, दिल्ली में अभी हाल ही में क्या हुआ था? खो खो, क्या हुआ था? खो खो विश्व कप हुआ था, जिसका विजेता अगर बात करते हैं तो पुरुष और महिला दोनों में कौन था? भारत था। ठीक है, और यहाँ से नेपाल को भी ध्यान रखिएगा कि हाल ही में, और इसका जो पुरुष और महिला में उप विजेता कौन था? वो नेपाल था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना होगा। कुछ अन्य बैठकों की बात कर ले अगर, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में जो है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का खेल कहाँ पे हुआ था? पेरिस ओलंपिक में हुआ था। ठीक ना? ब्रिक्स का जो है उसकी बैठक कहाँ हुई थी? 2024 की ब्राज़ील में। और अगर पूछा जाए कि 2025 की कहाँ पे होने, सॉरी 2024 की रूस में हुई थी, 2025 की कहाँ होने वाली है? ये होने वाली है ब्राज़ील में। बात समझ में आया? तो 2024 वाला ब्रिक्स का जो है उसमें रूस में हुआ था, 25 वाला ब्राज़ील में होने वाला है। अगर बात करते हैं कि जो ब्रिक्स है इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है अभी हाल ही में? इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा बना है? इंडोनेशिया। बात समझ में आया? तो ये याद रखिएगा। अगर G7 की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। G20 2024 की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। लेकिन अगर अब बात करते हैं 2025 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में। बात समझ में आया? अगला देखिए, हाल ही में क्या हुआ था? T20 वर्ल्ड कप मेंस का हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों ने मिलकर किया था, जिसका विजेता भारत रहा था। ठीक है, और T20 वुमेन्स वाला कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ था आपका यूएई में। बात समझ में आया? आगे देखिए, 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ISA जो है, इसकी अगर बात करिए, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पे हुई थी? बैठक दिल्ली में हुई थी। अगर बात करते हैं इसका ISA का, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो गुरुग्राम है हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा जो है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और बात करते हैं कि इसकी विजेता कौन रही थी, तो इसकी विजेता रही थी क्रिस्टीना पिस्कोवा। कौन रही थी? क्रिस्टीना पिस्कोवा। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। आइए मिस यूनिवर्स की बात करते हैं। तो मिस यूनिवर्स जो था वो कौन है? कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको में। और मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था विक्टोरिया ने। किसने जीता था? विक्टोरिया ने। ठीक है, तो ये विक्टोरिया जो है वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। COP29 की बात करते हैं तो ये कहाँ पे हुआ था? बाकू के अजरबैजान में। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड था, ये ध्यान रखिएगा। ये किससे रिलेटेड होता है? पर्यावरण से। ठीक है, और वहीं पे हाल ही में COP जो 15 है, सॉरी 16 जो है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो COP 16 का आयोजन हुआ था कोलंबिया में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कोलंबिया में। और ये कोलंबिया में जो COP 16 का आयोजन हुआ था, इस ये जो है जैव विविधता। तो COP29 जो है वो पर्यावरण संबंधी है, और COP16 जो है वो जैव विविधता है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की जो है 55वीं बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी दावोस में। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ध्यान रखिएगा, सम्मानित अभी किया नहीं गया है, घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, घोषणा किया गया है। ठीक ना? तो कितने व्यक्तियों को
मतलब दिया गया है, तो इसमें जो है घोषणा किया गया है। पद्म विभूषण की बात किया जा रहा है, तो पद्म विभूषण में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 4 व्यक्तियों को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पद्म विभूषण है, ठीक है, पद्म विभूषण की बात करते हैं तो ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। उसके बाद आता है कब? पद्म भूषण, ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और लास्ट में आता है पद्मश्री, ठीक है, ये भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। तो ये ऑर्डर है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 7 लोगों को देने की बात की गई है। पद्म भूषण की बात करें तो कुल 19 लोगों की बात की गई है। और पद्मश्री की जो घोषणा हुई है वो 113 लोगों की घोषणा हुई है, ठीक है। तो ये भी डाटा याद रखिएगा, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 13 लोगों को देने की घोषणा की गई है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 139 लोगों को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बात समझ में आया? ये चीज़ यहाँ पे है आपको कि पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को देने की बात की गई है, ठीक है, घोषणा की गई है। अगर हम बात करते, देखिए, अगर आपसे पद्म भूषण की बात करें या फिर पद्म विभूषण की बात करें तो ये दोनों में किसको दिया गया है, ये प्रश्न बहुत कम पूछता है। 2-4 नाम आपको याद रखने होते हैं, बाकी सब कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं पद्म विभूषण का तो ये नाम पूछ लेता है। तो जैसे अगर हम बात करें श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, इनको दिया गया है, ठीक है, श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पे नागेश्वर, सॉरी, जो न्यायमूर्ति हैं सेवानिवृत्त हैं, यानी ये क्या थे? भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। भारत के कौन से नंबर के थे? 44वें नंबर के जो थे मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरी बात इनके बारे में क्या याद रखनी है? जगदीश सिंह खेर, ये नाम भी याद रखिएगा, जगदीश सिंह खेर। इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये भारत के पहले सिख, जस्ट अ मिनट, भारत के पहले सिख जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश, भारत के 44वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो थे जगदीश सिंह खेर, इनको भी पद्म विभूषण की घोषणा की गई है। इन्होंने, इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अयोध्या भूमि विवाद है, अयोध्या भूमि विवाद, ठीक है, इससे रिलेटेड इन्होंने जो है सुनवाई किया था अयोध्या भूमि विवाद का। बात समझ में आया? अगला देखिए, अगला है कुमुदनी रजनीकांत, ठीक है, लाखिया, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये जो है ये कथक के फेमस डांसर हैं, कथक के, ठीक है। और इनको भी ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उसके बाद बात किया जाए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है, तो इनको क्या किया गया है? ये भी कला के क्षेत्र में है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वायलिन वादक हैं। क्या है? वायलिन वादक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, वायलिन वादक हैं, इनको भी ये घोषणा किया गया है। उसके बाद बात करें अगर श्री M.T. वासुदेवन नायर, तो ये क्या है? एक मलयालम शिक्षक हैं, मलयालम लेखक के तौर पे हैं, शिक्षक भी थे, ठीक है। ये क्या है? मलयालम लेखक हैं, तो ये भी याद रखने वाली बात है। और इनको भी क्या किया गया है? मरणोपरांत, इनकी ये अब दुनिया में नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है, M.T. वासुदेवन नायर, ठीक है। अगला देखिए श्री ओसामू सुजुकी, इनको भी क्या किया गया है? इनको व्यापार के क्षेत्र में आपने सुजुकी का नाम सुना होगा, ठीक है, जो गाड़ी है, जापान के हैं ओसामू सुजुकी, उनको दिया गया है। उसके बाद ये नाम आप लोगों को याद होगा, BPSC वाले एकदम नहीं भूलने वाले चाहिए इसको, श्रीमती शारदा सिन्हा, ठीक है, इनको भी क्या किया गया है? यहाँ पे बिहार का ये पुरस्कार उनको दिया गया है, ठीक ना। आप लोगों को याद होगा उगा हो सूरज देव जो छठ गीत है, उसके लिए इनको बहुत एक तरीके से फेम मिला था यहाँ पे, ठीक ना। और इनको क्या कहा जाता है? छठ गीत के साथ साथ इनको बिहार कोकिला बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? बिहार कोकिला। तो यहाँ पे ये बातें याद रखिएगा, बिहार कोकिला। श्री शारदा सिन्हा अभी हाल ही में पिछले साल जो छठ का पर्व था उसी दिन इनका देहांत होता है, छठ गीत के लिए ही फेमस थी और बिहार कोकिला इनको कहा जाता है, इनको भी ये घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये 7 नाम याद रखिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा,
बाकी 2-4 बार लिख के इसको नोट बना के पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है? ठीक है, तो भारत के जो अभी हाल ही में क्या किया गया है, वेटलैंड की एक लिस्ट जारी की गई है, और इस वेटलैंड में अगर हम बात करते हैं तो भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, उदयपुर को भी और इंदौर को भी। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा, उदयपुर और इंदौर दोनों। बात समझ में आया? अगर आप बात करते हैं उदयपुर का, तो ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर में गिना जाता है। सबसे स्वच्छ शहर का अगर पुरस्कार बात किया जाए तो इंदौर है, और एक सूरत भी है, लेकिन चूंकि अभी करंट के पार्ट में आपका इंदौर है तो इंदौर को याद रखिएगा। और अगर हम बात करें वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। बात समझ में आया? तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। बाकी इसको आप लोगों को याद ही होगा, रामसर सम्मेलन जो है, ठीक है, इसी के कारण इसका जो हुआ यूनेस्को का है। अच्छा, यूनेस्को की बात अगर करें तो यूनेस्को के हिसाब से भारत का वर्ल्ड हेरिटेज में नवीनतम जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो कौन सा है, तो उसको याद रखिएगा, असम का मोइदम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, असम का जो मोइदम है ये भारत का नवीनतम है। ठीक है, उसके अलावा केरल के कोझिकोड को भी आपको याद रखना होगा, जो कोझिकोड है, ठीक है, जहाँ पे पहले अगर बात करते हैं कोझिकोड, ठीक है, इसको भारत की सांस्कृतिक राजधानी का भी दर्जा मिला है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी। बात समझ में आया? तो इतनी बातें याद रखिए। अगर यूनेस्को की हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है। स्थापना कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजोले, ये नाम याद रखिए, इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है आपका, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन सा है? तो अगर बात करें दुनिया का पहले देशों के, या फिर एशिया का, सॉरी, पहले देशों की, तो वो ताइवान को रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो अभी हाल ही में किसने किया है, थाईलैंड ने इसकी मान्यता दे दी है। बात समझ में आया? तो ये बात आपको याद रखने वाली है कि थाईलैंड को ध्यान रखिएगा, ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला है, न कि एशिया का। बात समझ में है? अगर थाईलैंड की हम बात करते हैं तो थाईलैंड का जो राजधानी है सबको पता होगा, बैंकॉक है। मुद्रा थाई बहुत चलती है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पेंटोगटारन सिनावात्रा। कौन है, पेंटोगटारन सिनावात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, ये भारत की क्या है, पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण जो है ये सुविधा शुरू किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगर हम इसके बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, इस सुविधा को जो शुरू किया गया है इसमें कुल लागत कितनी है, 14,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की यहाँ पे बात किया गया है। सिलिकॉन कार्बाइड एक चिप का विनिर्माण होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, अगर हम लोग बात करें आगे आंध्र प्रदेश के बारे में, तो इसकी राजधानी सभी लोगों को याद होगी, अमरावती है। अगर इसके मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, और राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर हैं। ठीक है, अगर कर्नाटक में कुछ राष्ट्रीय उद्यान को अब ध्यान रखिएगा लोग, ये कौन है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पाया जाता है। राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान को ध्यान रखिएगा, पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर यहाँ पे और करंट की बात करते हैं तो फ्लेमिंगो महोत्सव जो है इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। विश्व तेलुगु सम्मेलन की जो है आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आंध्र प्रदेश ने एक पहल किया है कि जो आंध्र प्रदेश के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती को जो है इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो पुरस्कार दिया गया है वो कौन है, कौन सा पुरस्कार है, गुलबेकियन पुरस्कार। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश को ध्यान रखिएगा। इसका जो एक मतलब प्राकृतिक खेती को लिए जो पहल इसने शुरू किया था उसके लिए इसको
गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो B.R. अम्बेडकर साहब की 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण अभी हाल ही में हुआ था, पिछले साल। ठीक है, और इसमें अगर बात करते हैं, यहाँ पे ड्रोन शिखर सम्मेलन जो है, अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन, इसका भी आयोजन किया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, दीपम 2.0, इस योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर देने की भी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये ध्यान रखिएगा, मैडिसन कीज। ठीक है, किसने जीता है? मैडिसन कीज ने। अगर हम बात करते हैं इन्होंने किसको हराया, तो पिछली बार की जो चैंपियन थी आर्यना सबलैंका। ठीक है, कहीं कहीं पे ये शब्द जो है आर्यना न मिलके आर्यन भी मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, आर्यन सबलैंका या आर्यना सबलैंका, जो पिछली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी, इस बार वो उप विजेता रही हैं। ठीक है, अगर यहीं पे पुरुषों की बात करते हैं तो जैनिक सिन्नर, ठीक है, ये आपके विजेता रहे हैं, और एलेक्जेंडर ज्वेरेव ये क्या रहे हैं? उप विजेता रहे हैं। बात समझ में आया? तो जैनिक सिन्नर यहाँ पे विजेता, और एलेक्जेंडर ज्वेरेव क्या रहे हैं? यहाँ पे उप विजेता रहे हैं। बात समझ में आया? इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, करंट में जो भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना है, ठीक है, स्मृति मंधाना की बात करें तो इन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में 4000 रन पूरा करने वाली भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। साथ ही साथ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी खिताब इनको मिला है, तो ये भी बात आपको याद रखना है, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो स्मृति मंधाना को मिला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।